नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग यूपीपीसीएस आरओ 2024 प्रीलिम के लिए जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं, तो उसी में देखें तो आज टेस्ट नंबर 9 है और उससे पहले के जो टेस्ट हैं वो करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर के रिवीजन कराए जा रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट इसका भी बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि वहाँ भी और भी सूचनाएँ हैं वो दी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें देखें तो करंट अफेयर कब का है, तो ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर दिया हुआ है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। यह गुफाएं वर्गुना नदी घाटी के बाएं छोर पर स्थित है। आग्नेय चट्टानों को काटकर बनाई गई, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का सी हो जाएगा। और जो अजंता की गुफाएं की जो दीवारें हैं उस पर देखें तो किसकी चित्र है, तो ये जातक कथाओं से संबंधित जो है कि चित्र हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया जवाहरलाल नेहरू, सी दिया उषानाथ सेन और डी दिया है के.एम. मुंशी। तो बता दें संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि जो उषानाथ सेन ये क्या थे, तो उषानाथ सेन जो है कि प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। और के.एम. मुंशी कौन थे, तो के.एम. मुंशी जो है कि ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में किसकी औसत गहराई सबसे अधिक है, तो इसमें ए दिया है दक्षिणी चीन सागर, बी दिया है कैरेबियन सागर, सी दिया है बेरिंग सागर, डी दिया है भूमध्य सागर। तो किसकी औसत गहराई सबसे अधिक है, तो बता दें तो कैरेबियन सागर का देखा जाए तो औसत गहराई सबसे अधिक है, तो तीसरे क्या हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा। और इसकी औसत गहराई कितनी है, तो इसकी औसत गहराई जो है कि 2400 मीटर से लगभग कितना है, तो 2200 मीटर तक है। जबकि दक्षिणी चीन सागर कितना गहरा है, तो इसका औसत गहराई कितना है, तो ये 1200 मीटर है। ठीक है, 1200 मीटर है। और भूमध्य सागर की गहराई कितना है, तो भूमध्य सागर की गहराई बता दें आप लोगों को, तो ये 1485 मीटर है। कितना है, तो 1485 मीटर है, गहरा है। ठीक है, और बेरिंग सागर कितना गहरा है, तो बेरिंग सागर 1550 मीटर गहरा है। ठीक है, 1550 मीटर गहरा है। तो सबसे गहरा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे गहरा कौन सा है, तो इसमें देखें तो ये तीसरे का भी हो जाएगा। ठीक है, कैरेबियन सागर है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि नौरू देश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह मध्य प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी सही दिया है। यह एक मूंगा द्वीप है जहाँ बड़ी मात्रा में फास्फेट निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। चौथा क्या कथन है देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 23 वर्ग किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 21.1 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 21.1 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नौरू क्या है, तो नौरू जो है कि दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय राष्ट्र और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 21 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और इसकी जो सरकारी इसकी राजधानी तो कोई नहीं है, लेकिन आधिकारिक राजधानी इसकी नहीं है कोई, बल्कि राजधानी जो है सरकारी कार्यालय है, इसकी राजधानी क्या है नौरू की, तो ये यारेन है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति थोड़ा सा देख लें हम लोग, तो इसकी स्थिति जो है कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से कितनी लंबाई है, तो भूमध्य रेखा से 25 मील यानी कि 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी माइक्रोनेशिया में स्थित है। ठीक है, उभरे हुए प्रवाल द्वीप से ये जो है कि नौरू बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनसान नगर को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि शेनयांग नगर को चीन की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। तो देखें तो ये दूसरा जो है कि दोनों कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, क्योंकि चीन का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो चीन का पिट्सबर्ग जो है कि अनसान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये जो है कि शेनयांग शहर को ठीक है, शेनयांग शहर को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। वही शेनयांग नगर को क्या कहते हैं, तो इसको जो है कि इसको इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अनसान नगर को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि चीन का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो चीन का पिट्सबर्ग जो है कि शेनयांग को कहा जाता है। ये ऊपर नीचे दे दिया है, शेनयांग को कहा जाता है। और चीन की इस्पात राजधानी क्या है, तो ये अनसान नगर है। ठीक है, अनसान नगर है। तो पाँचवें क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
6वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो एक और देश दिया है, एक और राजधानी दिया है, देख लेते हैं। ठीक है, तो घाना की राजधानी क्या है, तो घाना की राजधानी अक्रा है, तो बिल्कुल सही दिया है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या दिया है, लिलोंग्वे दिया, तो गलत दिया है, क्योंकि मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। ठीक है, मापुतो है। और लेसोथो की राजधानी क्या है, तो लेसोथो की राजधानी मसेरू, ये सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं तो किस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो 6वें का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि बृहद हिमालय की अपेक्षा मध्य हिमालय का आर्थिक विकास अधिक हुआ है, तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, और कारण क्या है कि बृहद हिमालय का अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहता है, जबकि मध्य हिमालय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखें तो ये भी कथन सही दिया है। ठीक है, ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्यों। देखें तो बृहद हिमालय की अपेक्षा हिमालय का आर्थिक विकास अधिक हुआ है, क्योंकि क्या कारण है ये जान लें हम लोग। तो बृहद हिमालय का अधिकांश भाग क्या है, तो हिमाच्छादित रहता है, फलस्वरूप उसका आर्थिक प्रयोग स्कीइंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि मध्य हिमालय में देखें तो मध्य हिमालय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे देखें तो अनेक पर्यटक क्या करते हैं, तो अनेक पर्यटक स्थलों का वहाँ पे विकास हुआ है। और वहाँ पे देखें तो मुलायम एवं कड़ी लकड़ी वाले मिश्रित वन मिलने से अनेक उद्योग क्या हुए, तो विकसित हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो दोनों इसमें कथन सही दिए हुए हैं और कारण भी सही है। तो 7वें क्या हो जाएगा, तो 7वें का आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या दिया है देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। तो देखें तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही दिया है। और क्या दिया है, भूटान की सीमा सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो देखें तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो है कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं बल्कि भूटान की सीमा सबसे अधिक का किससे, तो ये असम से। ठीक है, असम से लगती है। कितना, तो 267 किलोमीटर। ठीक है, 267 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही देखें तो अरुणाचल प्रदेश से कितना, तो अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर। ठीक है, 217 किलोमीटर। और इससे तो 267 किलोमीटर असम से। और अरुणाचल प्रदेश से कितना, तो 217 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 8वें क्या हो जाएगा, तो 8वें का केवल आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। 9वां प्रश्न कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर कम लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले जो है कि अलूर है। ठीक है, सबसे पहले अलूर है। उसके बाद से देखें तो चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई है। और उसके बाद से मामल्लपुरम है। ठीक है, मामल्लपुरम। उसके बाद से पुडुचेरी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 3 के बाद से 1, फिर 2, उसके बाद से 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 9वें क्या हो जाएगा, तो 9वें का बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अलूर। ठीक है, पहले पे अलूर आ जाएगा। उसके बाद से चेन्नई के बाद से फिर उसके बाद से 3-1 उसके बाद से कौन सा आ जाएगा, तो मामल्लपुरम। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में पुडुचेरी। तो 2 इसमें लास्ट मंथ में है। तो 9वें क्या हो जाएगा, 9वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक और रेलवे जोन दिया है, एक और मुख्यालय दिया है। तो देखें तो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये देखिए ये पहला ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये मालीगांव गुवाहाटी में है। कहाँ पर, ये मालीगांव गुवाहाटी में है। ठीक है, और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो सिकंदराबाद में है। तो बिल्कुल सही दिया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो हाजीपुर में है। ये भी बिल्कुल सही दिया है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो भुवनेश्वर में। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10वें का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और सूची 1 है, एक और सूची 2 है। एक और क्या दिया, एक और स्थान दिया है, एक और प्रसिद्ध वस्तु दिया है। ठीक है, तो पंजिम किसके लिए जाना है, तो पंजिम जो है कि रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। तो एक क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। ठीक है, और जालंधर किस लिए जाना है, तो जालंधर जो है कि खेल का सामान। और वही उत्तर प्रदेश में देखें तो मेरठ में, ठीक है, खेल के सामान बनाए जाते हैं। और अंबाला में क्या होता है, तो अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित है। बरेली में किसका काम होता है, तो ये जरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तो ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ये कहीं ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक और जंतु दिया है, एक और उसके औसत जीवन दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं मोर का औसत जीवन काल कितना है, तो 20 वर्ष दिया है, बल्कि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मोर का औसत जीवन काल कितना है, तो ये 20 वर्ष नहीं बल्कि कितना है, तो ये 15 वर्ष है। बाकी ऊँट का कितना है, ऊँट का जो है कि 30 वर्ष, ये सही है। हाथी का 57 वर्ष,
ये भी सही है। और कबूतर की जाए तो कबूतर का 10 वर्ष है, ठीक है, ये भी सही दिया है। और देखें तो भेड़ का कितना है, भेड़ का जीवन वर्ष कितना है, तो 18 वर्ष, ठीक है, औसत जीवन काल है। अब आगे देख लेते हैं। और चिंपैंजी का कितना है, तो चिंपैंजी का थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो चिंपैंजी का कितना है, तो चिंपैंजी का आपका 37 वर्ष है। गाय का कितना है, तो गाय का जो है कि 16 वर्ष है, ठीक है, गाय का 16 वर्ष है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ये हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया है। तो ए दिया है विलियम शटनर, बी दिया है एड डवाइट, सी दिया है विलियम जॉनसन और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गया है, तो ये एड डवाइट बन गया है, ठीक है, एड डवाइट जी बन गए हैं। क्योंकि अभी जो है कि जो 19 मई 2024 को, ठीक है, और 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन किसके, तो ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ जो है कि एन डवाइट जो है कि ये 90 वर्ष से अधिक आयु में अंतरिक्ष जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले बता दें, इससे पहले कौन थे, तो ये विलियम शैटनर थे, ठीक है। कब गए थे, तो 2021 में। इनकी उम्र क्या थी, तो वो 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। तो इन्हें ये जो इनका रिकॉर्ड जो है कौन तोड़ा है, तो एड डवाइट तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड इनका, ठीक है। और ये जो है कि विलियम शैटनर से कितने अधिक हैं, तो ये 2 महीने बस अधिक हैं। कौन, तो एड डवाइट विलियम शैटनर से। तो 13 क्या हो जाएगा, तो 13 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। जिस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही दिया है, बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। दूसरा कथन है कि ऑक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनते हैं। तो बिल्कुल देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया है। क्योंकि जो है कि ऑक्सी श्वसन के परिणाम में क्या बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एथिल एल्कोहल नहीं बल्कि क्या बनते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बनते हैं, तो H2O जल बनते हैं, ठीक है, H2O जल बनते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 14 का पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो कथन है गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न के संयोजी उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनकी उत्पत्ति क्या दिया है, तो इनकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। तो बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। आगे क्या दिया है देख लेते हैं। आगे है कि यह अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करते हैं। तो ये भी ये सही है, ठीक है, सही है। श्वसन ऊतक संयोजी ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीजन साबित करके शरीर को जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थ से रक्षा करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत दिया है। कुछ संयोजी ऊतक क्या करते हैं, संग्रह का कार्य करते हैं। तो ये सही दिया है, ठीक है। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि जो ये संवहन ऊतक है या संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये क्या करती हैं, तो ये प्लाज्मा कोशिकाएं ये एंटीबॉडी स्रावित करती हैं, न कि एंटीजन जो है कि स्रावित करती है। एंटीजन नहीं बल्कि एंटीबॉडी को स्रावित करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो शरीर को जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर जो है कि 15 का सी गलत दिया हुआ था, बाकी सब सही है। 16 नंबर प्रश्न कि भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है। तो ए दिया है पारा की, बी दिया असंतृप्त वसा की, सी क्या दिया है, सी दिया है वनस्पति घी की, डी दिया है संतृप्त वसा की। तो बता दें भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। तो ये संतृप्त वसा की, ठीक है। तो 16वें क्या हो जाएगा, 16वें का डी हो जाएगा। और देखें तो जो है कि अधिकांश जो है कि जंतु वसा जैसे कि घी हो गया, ठीक है, घी है, चर्बी है, मक्खन है आदि, ये सब क्या है, तो आदि जो है कि संतृप्त होती हैं। और इनमें क्या होता है, तो इनमें देखें तो द्वारे बंद होता है, द्वारे बंद वाला वसी अम्ल ये इसमें नहीं होते हैं। और इसलिए ये क्या करते हैं, तो इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं, ठीक है। जो भोजन में इनकी लगातार अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। अब आगे देख लेते 17 नंबर प्रश्न क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षा में गतिमान पिंड सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है इसका, कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाला अभिकेंद्री बल की भी प्रतिक्रिया होती है जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। तो ये बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 का ये हो जाएगा, ठीक है, 17 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि चीन का तीसरा स्थान है। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सबसे अधिक निवेश जो है कि किसमें मिला है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि इसमें सबसे अधिक निवेश किसको मिला है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है। तो ये पहले स्थान पर है। तो यहाँ तक तो बात सही है, बल्कि चीन का तीसरा स्थान बता रहा है इसमें। तो चीन का तीसरा स्थान नहीं, बल्कि चीन का दूसरा स्थान है, ठीक है। इसलिए एक कथन जो है गलत हो जाता है। और जो दूसरा कथन है कि इस रिपोर्ट में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा इसके आंसर, तो 18 का भी हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और 2022 में क्या स्थिति थी भारत की, 2022 में बता दें आप लोगों को, तो ये 8वां स्थान पर था, ठीक है। 8वें स्थान पर था भारत इसमें विश्व अंकटार रिपोर्ट में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18,590 2024 और IS 18,606 रेशियो 2024 का संबंध किससे है, तो ये दिया है पेट्रोलियम पदार्थ से, बी दिया है दवाएं से, सी दिया हाइड्रोजन चलित वाहन से, डी दिया इलेक्ट्रिक वाहन से। तो ये किससे संबंधित है, तो ये बता दें कि ये इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधित 19 से क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें हम लोग। तो देखें तो भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये दो नए मानक हैं, ये 2 नए मानक हैं, ठीक है। इसको IS ये है, और IS 18,606 रेशियो 2024 है, इसको लॉन्च किया है। और ये क्या है, तो ये BIS मानक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इसको जारी किया गया है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन का महत्वपूर्ण घटक पावर ट्रेन सख्त सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि आर्सेनिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। यह कार्बनिक रूप में मनुष्यों और जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है, तो बिल्कुल ये देखें तो इसमें ये गलत है, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है। आगे क्या है, सी है कि यह तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर मानसिक मंदता भी उत्पन्न करता है, तो ये सही दिया है, ये सही है। इसका यौगिक गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति कार्य करता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। और देखें तो ये जो है कि ये कार्बनिक रूप में अगर होता है, तो ये कार्बनिक रूप में आर्सेनिक होगा तो ये क्षति नहीं करेगा, ठीक है, हानिकारक नहीं है। और जब ये अकार्बनिक रूप में होगा तो ये क्षति करेगा, ठीक है, कार्बनिक में होगा तो ये क्षति नहीं करेगा। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का भी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। एक्स किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 प्रश्न है कि इन किरणों के तरंग दैर्घ्य का परिसर 1.0 × 10⁻10 मीटर से 3.0 × 10⁻8 मीटर तक होता है। दूसरा है कि इन किरणों की खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा कथन इसमें सही है ये देखना है। तो बता दें कि इन किरणों की तरंग दैर्घ्य परिसर कितना है, तो 1.0 × 10⁻10 मीटर से 3.0 × 10⁸ मीटर तक होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। इन किरणों की खोज किसने किया है, तो रीटर ने नहीं बल्कि किसने किया है, तो रोंजन ने, ठीक है। किसने किया है, तो ये रोंजन ने किया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और रीटर ने क्या किया है, तो रीटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज किया है। रीटर ने क्या किया है, तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, ठीक है। तो किस क्या हो जाएगा, तो किसका ए केवल इसमें सही दिया हुआ है, 21 से केवल ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वां प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि वायुयानों का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का बनाया जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। और क्या दिया है, आर क्या दिया है, तो आर जो है कि दिया है कि नारंगी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ये गलत है। और अभिकथन ए सही है। तो 22 क्या हो जाएगा, तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का सी हो जाएगा। 22 के आंसर सी हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखें तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स किस लिए होता है, तो ब्लैक बॉक्स जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा युक्त अत्यंत मजबूत डब्बा होता है, जिसमें वायुयान जो है कि वायुयानों इत्यादि में रखा जाता है। और यह यान क्या होता है, तो यह यान अंदर की परिचालन गतिविधियों की इसमें क्या करता है, तो ये रिकॉर्डिंग करता है। और जब कभी वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके कारणों की जाँच में यह डिब्बा जो ब्लैक बॉक्स है यही काम आता है। और नारंगी रंग क्यों रखा जाता है, तो इसको ये भी थोड़ा सा जान लें। तो नारंगी रंग क्यों रखा जाता है, तो नारंगी रंग इसलिए बनाते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए और आसानी से क्या किया, आसानी से इसको खोजा जा सके।
क्योंकि नारंगी रंग का प्रकाश में प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकाश में प्रकीर्णन जो है कि बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देख लिए हम लोग। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का ये केवल सही दिया हुआ है, तो इसका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या देखना है, समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एक अधिकारी से प्राप्त है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम विधि पद्धति को अपनाता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और देखें तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको जो है केवल 1 रुपये के सिक्के नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्गों को जारी करने का एक अधिकार है, न कि समस्त नोटों और सिक्कों को। तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ था। तो अब आगे देख लेते हैं, और कौन 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन जारी करता है, तो बता दें ये कौन जारी करता है। तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 1 रुपये के नोट और सिक्के हो गए, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, जिस पर क्या होता है, तो इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 24वें प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चालू खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता है। दूसरा कथन है कि पूंजी खाते में आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनको हम बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो 24 क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 25वां प्रश्न की प्रसाद योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन कर पर राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ किया गया, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इस योजना का नाम 2018 में बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद कर दिया गया। तो 2018 में नहीं बल्कि 2017 में बदल कर किया गया था। कब, तो 2017 में। ठीक है, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका देखें तो 25 से केवल ए हो जाएगा। ठीक है, 25 से केवल ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26वां प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की स्थापना सितंबर 1960 ईस्वी में की गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है और तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो 26 क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है देखना है। तो बता दें, पहला जो एक कथन है कि वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं क्योंकि बैंक का आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 प्रमुख नियामक भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड हैं, ये भी सही दिया हुआ है। और डी ऑप्शन क्या दिया है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। तो बल्कि ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो इसका मुख्यालय जो है कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये जो है कि सही नहीं दिया हुआ है, तो 27 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आता ही है। अभी आया था, अभी हाल ही फिलहाल पेपर हुआ था, तो 2023 के प्रीलिम में पूछ लिया था, पीसीएस प्रीलिम में। एक और विभाग दिया, एक और आवंटन दिया है कि कितने पैसे उसको आवंटन हुआ उस विभाग को। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए तो देखें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए 76,035 बिल्कुल सही दिया है करोड़ रुपये। ऊर्जा के लिए कितना, तो 57,071, ये भी सही दिया हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए तो कितना, तो 27,086, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए कितना, तो ग्रामीण विकास के लिए 30,409, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि कितना दिया गया, तो इसको 25,409 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, 25,409 करोड़ रुपया दिया गया है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए हम लोग देख ही लिए। ठीक है, और बता दें पुलिस विभाग के लिए कितना, तो पुलिस विभाग के लिए 39,516 करोड़ रुपये। ठीक है, 39,516 करोड़ रुपये। और लोक निर्माण विभाग के लिए कितना, तो 34,858 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तो अभी हम देखेंगे 27,086 करोड़ रुपये। अब आगे देख लेते हैं 29वां प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1919 ईस्वी में की गई है। ठीक है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में कब किया गया, तो 20 दिसंबर 2002 किया गया। तो 20 दिसंबर 2002 किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो ये सही है। तो 29 क्या हो जाएगा, तो 29 का बी हो जाएगा केवल आंसर, 29 का बी हो जाएगा।
ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला कथन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। और दूसरा कथन है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकता है, तो ये देखें तो ये एक गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्पीकर उपस्थिति व सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30वें का क्या हो जाएगा, 30वें का ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कथन गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं 31वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध से निर्धारित करता है। तो भाग 12 अनुच्छेद 245 से 255, भाग 11 बी दिया है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263, भाग सी दिया है भाग 12 अनुच्छेद 268 281, डी दिया है भाग 11 अनुच्छेद 245 से 253। तो केंद्र राज्य विधायी संबंध निर्धारित करता है तो कौन, तो भाग 12 अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है। और भाग 11 में क्या है, भाग 11 में एक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित है, ठीक है। तो और आप भाग 12 में क्या है, आप लोग ये कमेंट करिएगा, ये गलत दिया हुआ आर्टिकल, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 32वें प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वोट दे सकता है, तो ये बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है कि देखें तो ये उच्च सदन किसके, तो भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं, और वे इस अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट जो है कि नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का केवल ये हो जाएगा, 32 का ये हो जाएगा सही। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 33वें प्रश्न की वह रीट जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं, ये कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ए दिया है बंदी प्रतिचिकरण, बी दिया है परमादेश, सी दिया है अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा इसको कहा जाता है, और डी प्रतिशत तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और देखें तो अधिकार परीक्षा क्यों जारी किया जाता है, ये भी थोड़ा हम लोग जान लें। तो अधिकार परीक्षा क्यों जारी किया जाता है, तो बता दें कि वह रीट जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको अधिकार परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण क्यों है। यदि वह उसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है, उसे पद से हटाकर पद को क्या करते रिक्त घोषित कर दिया जाता है, तो उसको अधिकार परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो 33 क्या हो जाएगा, 33 का आंसर इसका 33 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34वें प्रश्न के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो किस में है, तो आर्टिकल ये अनुच्छेद 9 में है, ठीक है, अनुच्छेद 9 में है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है, और अनुच्छेद 11 में क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, इसका इंतजार रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 35वें प्रश्न के निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है। तो ये दिया है 1951-56, बी दिया है 2001 से 2011, सी दिया 1991 से 2001, डी दिया 1901 से 1911। तो किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही, तो 2001 से 11 के लगभग, ठीक है। और इसमें कितनी थी, देखें तो इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी, 21.8% दर्ज की गई थी। वही ग्रामीण जनसंख्या में कितना, तो 12.2% रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार तो जो शहरी जनसंख्या थी 31.2%, ठीक है, की वृद्धि, और वही ग्रामीण जनसंख्या में तो 68.8% की वृद्धि रही थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36वें प्रश्न की थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ए दिया है चौधरी रहमत अली, बी दिया हकीम अजमल खान, सी दिया है बी आर अम्बेडकर, डी दिया है मोहम्मद अली जिन्ना। तो थॉट्स ऑन पुस्तक किसने लिखा है, तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था, ठीक है, 1941 में हुआ था। तो 36 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 37वें प्रश्न के वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनघनत्व सबसे कम है। ए दिया उत्तर प्रदेश में, बी दिया है केरल में, सी दिया है बिहार में, डी दिया है तमिलनाडु में। तो देखिए तो राज्यों में किसमें जनघनत्व सबसे कम है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 829 है, ठीक है, 829 है। केरल में कितना है, तो 860 है, ठीक है। बिहार में कितना है, तो 1106 है। और तमिलनाडु में कितना है, तो 555 है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, इसके आंसर तो 37 का डी हो जाएगा। अब 38वां प्रश्न है कि वाइकोम सत्याग्रह का इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। यह त्रावणकोर से
शुरू हुआ था, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। यह केरल में नमक कर के खिलाफ था, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह केरल में छुआछूत के खिलाफ था, न कि नमक के लिए था, ठीक है, नमक कर के लिए। तो ये केरल में किसके लिए था, तो ये छुआछूत के खिलाफ था, ठीक है। तो इस प्रकार का आंसर क्या होता है 38 का ये हो जाएगा, ठीक है। 38 का आंसर केवल पहला सही है, तो ये हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न के पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ठीक है। तो बचत अपने में स्वतः पूंजी निर्माण है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पूंजी क्या है, तो पूंजी जाएगी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, उसे पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, तो जिसमें आय का जितना भाग बचाया जाता है वह क्या होता है, तो वह बचत होता है, ठीक है, वो बचत होता है। और बचत जो है कि पूंजी निर्माण प्रक्रिया की बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 39 का बी हो जाएगा, ठीक है, 39 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है, तो ये दिया है पूंजी का संचय, बी दिया है तकनीकी सुधार, क्या दिया है, ए दिया है पूंजी का संचय, बी दिया है तकनीकी सुधार, और सी दिया श्रम विभाजन, और डी दिया नौकरशाह। तो बता दें कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो ये नौकरशाह नहीं है, बाकी सभी ये जो है कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। और क्या क्या है थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो जनसंख्या परिवर्तन है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन है, ये सब क्या है, तो ये आर्थिक विकास में शामिल है, और नौकरशाही इसमें नहीं है, ठीक है। पूंजी का संचय, तकनीक सुधार, श्रम विभाजन और जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41वें प्रश्न की भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थान कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ए दिया भारतीय रिजर्व बैंक, बी दिया वित्त मंत्रालय, सी दिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो देखें तो जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके आंकड़े कौन जारी करते हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करते हैं। तो 41 क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 42वें प्रश्न की विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ए दिया विश्व बैंक के द्वारा, बी दिया अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के द्वारा, सी दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, डी दिया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाए, तो 42 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 43वें प्रश्न के निम्न में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो क्या दिया है, ए दिया पोटेशियम, बी दिया फास्फोरस, सी दिया मैग्नीशियम, डी दिया नाइट्रोजन। तो प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन 43 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 44वें प्रश्न की पीएम पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। तो वर्ष 2021 में मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पूर्वानुमानित किया गया, तो ये देखें तो ये असत्य नहीं है, ठीक है। तो ये पहला जो है पहला सही है। इससे 5 वर्ष की शुरुआती अवधि में 2021 से 22 से 2025-26 के लिए लॉन्च किया गया, तो ये भी सही दिया हुआ। तो क्या है इसमें देखें तो दोनों इसमें असत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 44 का डी हो जाएगा, ठीक है, 44 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45वें प्रश्न क्या दिया है कि सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा एक असमानताओं में कमी लाने से संबंधित है, तो ये SDG क्या है, SDG 10 है। असमानताओं में कमी लाने के लिए वही SDG 13 क्या है, SDG 13 में क्या है, तो SDG 13 में जलवायु क्रिया संबंधित है, ठीक है, जलवायु क्रिया से संबंधित है। और SDG 15 में क्या है, तो जमीन पर जीवन, ठीक है, जमीन पर जीवन। SDG 14 में क्या है, तो पानी के नीचे जीवन, ठीक है, SDG 15 में जमीन पर जीवन, और SDG 14 में क्या है, तो पानी के नीचे का जीवन। और थोड़ा सा इसके नीचे देख लें, तो हम लोग एक बार थोड़ा सा जो और भी जो SDG सूचकांक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो SDG 1 में क्या है, SDG 1 में गरीबी की पूर्णता समाप्ति है। SDG 2 में क्या है, तो SDG 2 में भूखमरी से मुक्ति है। SDG 3 में क्या है, तो SDG 3 में SDG 3 में क्या है, तो SDG 3 में अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। SDG 4 में क्या है, SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। SDG 5 में क्या है, तो SDG 5 में लैंगिक समानता है, ठीक है। SDG 6 में क्या है, तो SDG 6 में क्या बातें कही गई हैं, SDG 6 में साफ पानी और स्वच्छता है। SDG 7 में क्या है, तो SDG 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। SDG 8 में क्या है, तो SDG 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास है। SDG 9 में क्या है, तो SDG 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। SDG 10 में क्या है, तो असमानता में कमी है। SDG 12 में क्या है, तो SDG 12 में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद है। SDG 11 में क्या है, तो संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास है। बाकी सब अभी हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। 45 क्या हो जाएगा, तो 45 का ए हो जाएगा, ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो आप लोग जो SDG सूचकांक है आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, गोल कौन कौन से हैं, क्योंकि ये प्रश्न आता ही है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
46 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और सूची 1 में व्यक्ति एक और उसके संबंध है। तो MS स्वामीनाथन एक किसके लिए थे, तो ये हरित क्रांति के लिए, ठीक है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए, ठीक है। LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार के लिए, ठीक है। वर्गीज कुरियन किसके लिए, तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। मुरारजी देसाई तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो A का 3 और D का 1 देख लेते हैं। A का 3 D का 1 किस में है, तो A का 3 D का 1 एक ही ऑप्शन में है। A का 3 और D का 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। 46 का B हो जाएगा, 46 का B हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 47वें प्रश्न की प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र पेगु योमा कहाँ स्थित है, तो A दिया है रूस में, B दिया है ईरान में, C दिया है म्यांमार में, D दिया है अमेरिका में। तो पेगु योमा कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार में है, ठीक है, ये म्यांमार में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वें प्रश्न की उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखें तो सबसे पहले वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी है आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में देखना है। तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो 3676,841 है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा 3676,841 करोड़ है, ठीक है। और उसके बाद से गाजियाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो गाजियाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो 4681,645 है, 4681,645 है। उसके बाद से देखें तो कानपुर जनसंख्या कितनी है, तो कानपुर नगर की जनसंख्या 4581,268 है, 4581,268 है। और लखनऊ की जनसंख्या कितनी है, तो 4589 कितना, तो 4589,838 है, ठीक है। 4589,838 है। तो इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 48 का D हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले वाराणसी है, उसके बाद से वाराणसी के बाद से कानपुर नगर, उसके बाद से गाजियाबाद, फिर उसके बाद से लास्ट में लखनऊ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 48 का D हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो A दिया है मध्य प्रदेश, B दिया है छत्तीसगढ़, C दिया है गुजरात, D दिया है उड़ीसा है। तो देखें तो किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो इसका लिंगानुपात सर्वाधिक है तो ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। इनमें ऑप्शन में देखें तो 49 का B हो जाएगा। और मध्य प्रदेश कितना लिंगानुपात है, तो 931 है, ठीक है। आप लोग ये भी तैयार रखिएगा। गुजरात का कितना है, तो गुजरात का 919 है। और छत्तीसगढ़ कितना है, छत्तीसगढ़ का अभी हम लोग देखेंगे 991 है, छत्तीसगढ़ का 991 है। और उड़ीसा कितना है, तो उड़ीसा का 979 है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान पर किस राज्य का है, तो ऑप्शन A दिया है गोवा, B दिया है त्रिपुरा, C दिया है मिजोरम, D दिया है मेघालय। तो केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो ये मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम का है। क्योंकि केरल में स्त्री साक्षरता कितना है, तो केरल में स्त्री साक्षरता 92.1% है, ठीक है, 92.1% है। मिजोरम कितना है, तो मिजोरम का 89.3% है, ठीक है। और त्रिपुरा कितना है, तो त्रिपुरा का 82.7% है, कितना है, तो 82.7% है। और मेघालय का कितना है, तो मेघालय कितना है, तो आप लोग ये कमेंट करिएगा कि मेघालय का कितना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 51वां प्रश्न है कि IUCN के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। तो पहला है कि यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है, ठीक है। तो देखें तो IUCN के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। और यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ठीक है, यह अंग नहीं है। तो किसका अंग है, ठीक है, ये मात्र देखें तो एक जो है कि IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और किससे इससे मान्यता प्राप्त है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा से ये पर्यवेक्षक के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग क्या है, तो नहीं है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो 51 क्या हो जाएगा, तो 51 का A हो जाएगा, ठीक है, 51 का आंसर A हो जाएगा। सॉरी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। A दिया है काजीरंगा, B दिया है दाचीगाम, C दिया है जिम कार्बेट और D दिया है हेमिसाई। तो कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं, तो दाचीगाम में। और दाचीगाम कहाँ पर है, तो दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर कश्मीरी स्टैग हंगुल प्राप्त पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये काजीरंगा कहाँ पर है, जिम कार्बेट कहाँ पर है और हेमिसाई कहाँ पर है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, इसका इंतजार रहेगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन से लूटिक परितंत्र के उदाहरण हैं। पहला नदियाँ दिया है, दूसरा तालाबें दिया है, तीसरा धाराएँ दी हैं, चौथा झीलें दिया है। तो बता दें कि लूटिक परितंत्र के अंतर्गत कौन कौन इसके उदाहरण है, तो नदियाँ हैं और धाराएँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं और धाराएँ हैं।
और तालाब और झीलें इसमें लोटिक परितंत्र में शामिल नहीं है, ठीक है, लोटिक परितंत्र में ये शामिल नहीं है। तो नदियाँ और धाराएँ हैं, तो 53 क्या हो जाएगा, तो 53 का सी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा लोटिक परितंत्र के बारे में जाने कि ये क्या होता है। तो लोटिक जो है कि जल प्रणालियाँ जल के ऐसे निकाय हैं जो लगातार क्या होते हैं, तो जो लगातार जो है कि बहते रहते हैं, जिन्हें तेज बहाव से लेकर के धीमी गति से बहने वाले पानी तक इसमें क्या होता है, तो शामिल होता है, ठीक है। और जो नदियाँ हैं, धाराएँ हैं, क्या हैं, तो लोटिक परितंत्र है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 53 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा। अभी हम लोग देखे ही हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है। तो क्या दिया है, ए दिया है उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान यूपी का, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप, ये भी सही है, यहीं पे है, लखनऊ में ही है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर, तो ये लखनऊ में नहीं बल्कि ये कहाँ पर, तो ये कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये कहाँ पर, तो ये लखनऊ में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कहाँ अवस्थित है। तो ए दिया है उन्नाव में, बी दिया है कन्नौज में, सी दिया है एटा में, डी दिया है हरदोई में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कहाँ अवस्थित है, कन्नौज में है। कहाँ पर है, कन्नौज में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो लाख बहौसी है, ठीक है, लाख बहौसी पश्चिमी बिहार है। अब आगे देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न, निम्न युगों में से कौन से शाही सुमेलित हैं। तो थारू क्या है, इनका विशेषता क्या है, तो बाजार उत्सव, तो बिल्कुल सही है। महागीर का इस्लाम धर्म, तो ये बिल्कुल सही है। खरवार का कर्मा नृत्य भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, ठीक है, और डी हो जाएगा। और खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो खरवार जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। और कर्मा जो है क्या है, कर्मा खरवार जनजाति का ये नृत्य है। और माहीगिरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये भी हम लोग जान लें। तो माहीगिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। और बाजार क्या है, तो बाजार एक उत्सव है जो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो 56 क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और मेला उत्सव दिया, एक और जनपद दिया है। तो कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, तो कैलाश मेला आपका आगरा में, ठीक है, कैलाश मेला आगरा में। सुरू मेला कासगंज में। अढ़ाई घाट का मेला कहाँ पर लगता है, तो अढ़ाई घाट का मेला आपका शाहजहाँपुर में, ठीक है। और परिक्रमा मेला कहाँ पर, तो अयोध्या में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 4 और बी का 1 देख लेते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो ये कहीं ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा, ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 58 प्रश्न की भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये दिया मई 2000 में, बी दिया दिसंबर 2002 में, सी दिया जनवरी 2004 में, और डी दिया अक्टूबर 2003 में। तो जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ये जनवरी 2004 में, ठीक है, जनवरी 2004 में। सॉरी, ये कब किया गया, तो ये दिसंबर 2002 में। कब किया, दिसंबर 2002 में, ठीक है, पारित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 59 प्रश्न के वर्ष 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ए दिया है 14 बैंकों का, बी दिया है 11 बैंकों का, सी दिया है 6 बैंकों का, और डी दिया है 12 बैंकों का। तो 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये 6 बैंकों का, ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो 14 बैंक थे, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया, तो 1969 में, ठीक है, 1969 ईस्वी में किया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ए दिया है नई दिल्ली में, बी दिया है मुंबई में, सी दिया है कानपुर में, डी दिया है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर, तो ये हैदराबाद में है। तो डी हो जाएगा, 60 का आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक शाही सुमेलित नहीं है। तो ये दिया हाथी गुम्फा, अब उड़ीसा दिया है, और डी दिया है बाघ, ये मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है देखना है। तो देखें तो हाथी गुम्फा ये उड़ीसा में, बाघ ये मध्य प्रदेश में, एलोरा कहाँ पर, तो एलोरा जो है ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। नागार्जुन पहाड़ी कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि नागार्जुन पहाड़ी है कहाँ पर, तो ये नागार्जुन पहाड़ी आपका ये बिहार में है, ठीक है। और इसमें 3 गुफाएं हैं, जिसमें बता दें कि अशोक के पौत्र कौन, तो अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा आजीविक मुनियों के लिए इसमें निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 62 का देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या है। सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और ग्रंथ दिया, एक और ग्रंथ पुस्तक दिया, एक और लेखक दिया है। तो अनवार ए सुहाइली के लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल हैं, ठीक है, अबुल फजल हैं। उसके बाद से आलमगीरी नामा के लेखक कौन है, तो ये मोहम्मद कासिम है। कौन है, मोहम्मद कासिम है। और हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो ये गुलबदन बेगम है। बादशाह नामा कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो ए का 3 बी का 4 देख लेते हैं। ए का 3 और बी का 4। उसके बाद से हुमायूं नामा कौन थी, तो गुलबदन बेगम। तो ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 62 का सी हो जाएगा, ठीक है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, सबसे बड़ा शक्तिशाली और गणराज्य राज्य था। तो ए दिया है मगध, बी दिया है कौशल, सी दिया है अवंती और डी दिया है लिच्छवी। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन था, तो ये लिच्छवी था। ठीक है, लिच्छवी था। और जबकि जो है कि कौशल, मगध और अवंती क्या थे, तो ये बुद्ध काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। क्या थे, तो ये राजतंत्र थे, बल्कि ये गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था। और राजतंत्र कौन कौन थे, तो बुद्ध काल का ये बुद्ध काल के राजतंत्र कौन कौन थे, तो राजतंत्र में क्या क्या आ जाएंगे, तो ये कौशल है। ठीक है, कौशल है, मगध है और अवंती है। अब आगे देख लेते हैं। और गणराज्य क्या आ जाएगा, तो लिच्छवी आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 प्रश्न की जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है। ये दिया है अच्छे कर्म करके बंधन मुक्त होना हो जाना। बी दिया है कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। सी दिया है विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। और डी दिया है कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना। तो जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य था, तो उपवास द्वारा शरीर का त्याग। ठीक है, तो 64 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 65 प्रश्न की फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं एवं वार्तालाप का विवरण है। इसका संकलन किया गया तो किसके द्वारा, तो अमीर हसन सिजीदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 65 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 66 प्रश्न के निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं कराया था। तो ये दिया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अतरकीन का दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा और बदायूं की जामा मस्जिद का। तो बता दें कि किसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं कराया था, तो ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं करवाया था। तो ये किसका कौन करवाया था, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया कराया था। कब, तो 1311 ईस्वी में। ठीक है, बाकी सब सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अतरीन का दरवाज़ा, बदायूं का जामा मस्जिद किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 67 प्रश्न की कार्यक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। तो ये दिया होम रूल आंदोलन, बी दिया है मोपला विद्रोह, सी दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और डी दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो कौन सा इसमें अंतिम था, तो होम रूल आंदोलन की स्थापना कब होती है, तो ये 1916 में, मोपला विद्रोह 1921 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या था, तो इसमें क्या दिखना था, तो इसमें कौन सी अंतिम में थी, तो कौन सी अंतिम आ जाएगी, तो ये मोपला विद्रोह। ठीक है, कौन सी, तो मोपला विद्रोह का हुआ तो 1921 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का बी हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 68 प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और दार्शनिक दिए, एक और दर्शन दिया है। ठीक है, तो रामानुज किस दर्शन से संबंधित है, तो रामानुज जो है कि ये विशिष्टाद्वैत से, तो ए का 4 हो जाएगा। माधवाचार्य, तो माधवाचार्य द्वैत से संबंधित है। निम्बार्क किसे, तो निम्बार्क जो है कि द्वैताद्वैत से। और बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए का 4 बी का 3 देख लेते हैं। ए का 4 बी का 3 किसमें दिया है, ए का 4 बी का 3 सी का 2 डी का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का आंसर सी हो जाएगा। 68 का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है। एक और स्थानीय पवन दिया, एक और देश दिया है। तो समझिए कि इससे प्रश्न बनता ही है। स्थानीय पवन से प्रश्न हमेशा से बनते हैं। तो सामल ये कहाँ पर, तो सामल जो है कि सामल क्या दिया है, सामल सऊदी अरब दिया है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सामल कहाँ पर बनता है, तो सामल जो है कि मेसोपोटामिया में। कहाँ पर, तो मेसोपोटामिया इराक। ठीक है, इराक में और फारस खाड़ी में प्रभावित होने वाला ये क्या है, तो ये स्थानीय पवन है। बल्कि ब्लैक रोलर कहाँ पर, तो ब्लैक रोलर आपका उत्तर अमेरिका में सही दिया है। लेवेंटर स्पेन में, हबूब कहाँ पर, तो सूडान में। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो 69 का ए इसमें सही नहीं था। तो इस 69 का ये हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 70 प्रश्न की जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो किस द्वीप पर अवस्थित है। ये दिया होकाइडो पर, बी दिया होन्शु पर, सी दिया क्यूशु पर, डी दिया शिकोकू पर। तो जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होन्शु पर। तो 70 क्या हो जाएगा, तो 70 का बी हो जाएगा। ठीक है, होन्शु देखें तो होन्शु जो है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आप लोग भी तैयार रखिएगा। ठीक है, और उसका क्रम देखें तो होकाइडो है, उसके बाद होन्शु है, फिर उसके बाद शिकोकू है, फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, तो क्यूशु है। उत्तर से दक्षिणी और क्रम देखेंगे तो होकाइडो, होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। लास्ट में सबसे नीचे कौन सा सबसे दक्षिण में, तो क्यूशु। तो 70 क्या हो जाएगा, तो 70 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। लद्दाख निम्नलिखित में से किस एक को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये दिया मलेशिया का टीन उत्पादक क्षेत्र, बी दिया इंडोनेशिया का रबर उत्पादक क्षेत्र, सी दिया इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि, और डी दिया बोर्नियो का तेल उत्पादक क्षेत्र। तो लद्दाख क्या है, लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि है। तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 72 प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, कौन सी इसमें सही है ये देखना है। तो मेसेटा का पठार फ्रांस में स्थित है। ठीक है, मेसेटा का पठार फ्रांस में स्थित, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेसेटा का पठार कहाँ पर, तो ये स्पेन तथा पुर्तगाल में है। ठीक है, मेसेटा का पठार कहाँ पर, तो स्पेन तथा पुर्तगाल में है। तो इस प्रकार गलत दिया हुआ है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। तो दूसरा जो कथन है सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का केवल बी हो जाएगा। ठीक है, 72 का केवल 2 इसमें सही है।
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक और झील दिया है, एक और देश दिया है। तो माराकाइबो झील ये कहाँ पर, तो वेनेजुएला में सही दिया है। बाल्खा झील कहाँ पर, तो बाल्खा झील ईरान में दिया है, गलत दिया हुआ क्योंकि बाल्खा झील कहाँ पर, तो काजाकिस्तान में है, ठीक है। और लेडो जो स्क्वायर झील कहाँ पर, तो रूस में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं था, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 73 का बी हो जाएगा, ठीक है, 73 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न के 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो ए दिया है शामल, बी दिया मौलवी अहमद शाह, सी दिया है नाना साहिब, डी दिया है टाटा टोपे। तो डंका शाह के नाम से किसे कहा जाए, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना। तो 74 क्या हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न की ब्रिटिश सरकार द्वारा डामिन इको का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो ए दिया है संथाल को, बी दिया है मुंडा को, सी दिया है ओरोस या उराव को, डी दिया है सोरा या सौरा को। तो किसके लिए, तो ये कहा गया, तो ये संथाल के लिए, ठीक है, संथाल के लिए। तो 75 क्या हो जाएगा, 75 का ये हो जाएगा। और डामिन इको का क्षेत्र का निर्माण कब होता है, ब्रिटिश 1932 ईस्वी में संथाल समुदाय के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है कि कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराना और उन्हें एक अस्थायी निवास स्थान प्रदान करना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है का लेखक कौन है। तो ये दिया टोडरमल, बी दिया है नारायण भट्ट, सी दिया है चैतन्य, डी दिया है रूप गोस्वामी। तो बता दें तो ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक कौन है, तो ये नारायण भट्ट हैं, ठीक है, नारायण भट्ट हैं। और ब्रज भक्ति ये विलास किस लिए, तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ब्रज क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न की 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क को, ठीक है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी सही है। भक्तों की भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, 77 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न के ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, ठीक है, कौन सा स्रोत जो है कि विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो सूर्य सूक्त दिया है, फिर पुरुष सूक्त दिया है, फिर दान स्तुति दिया है, फिर उड़ सूत्र दिया है। तो बता दें ये कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो ये सूर्य सूक्त, ठीक है। 78 क्या हो जाएगा, तो 78 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित ताम्र प्रसार संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है। ए पहला दिया कायथा, दूसरा दिया आहार, तीसरा दिया मालवा, चौथा दिया जोरवे। तो बता दें सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले कौन सी संस्कृति आएगी। तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कायथा आएगी, ठीक है। कायथा कब, तो ये 2450 से 1700, ठीक है, 2450 से 1700। उसके बाद से देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी, तो ये आहार आएगी। आहार संस्कृति कब थी, तो ये 2800 से 1500 के लगभग, 2800 से 1500 के लगभग, ठीक है। उसके बाद से कायथा का क्या है टाइम पीरियड, 2450 से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद से मालवा क्या है, तो मालवा का 1900 से 1400, ठीक है, 1900 से 1400। उसके बाद से जोरवे क्या आ जाएगा, तो 1500 से 1900। तो लास्ट में सबसे जोरवे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 79 का सी हो जाएगा, ठीक है, 79 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दक्षिण भारत में कहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ए दिया है मद्रास में, बी दिया है कालीकट में, सी दिया है कोचीन में और डी दिया है मुसलीपट्टनम में। तो दक्षिण भारत में कहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया, तो मुसलीपट्टनम में, ठीक है, मुसलीपट्टनम में, ठीक है। कब, तो 1611 में। अब आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 का डी हो जाएगा। 81वें प्रश्न की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों का उद्भव एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया में इस तरह की समांतर सरकार का नेता कौन था। तो ये दिया सुरसेन, बी दिया है कुंवर सिंह, सी दिया है चीतू पांडे और डी दिया है बाबा रामचंद्र। तो किसने समांतर सरकार का नेता कौन था, तो ये चीतू पांडे थे। तो 81 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 82वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दिया स्थावीर जैनों का एक संप्रदाय है, बी क्या दिया है, बी निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म में संबंध है, सी दिया आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, डी दिया है महावीर ने अपने प्रवचन और मागधी भाषा में दिए। तो देखें तो महावीर ने अपना प्रवचन मागधी भाषा में दिया, तो ये सही है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, ये भी सही है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है, तो ये भी सही दिया हुआ। और स्थावीर जैनों का एक संप्रदाय था, जो गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्थावीर क्या था, तो स्थावीर थेरवाद जो है कि संप्रदाय किससे संबंधित था, तो ये जैनों से नहीं बल्कि किससे था, तो ये बौद्ध संगीत के समय बुरा था। कब, तो ये द्वितीय जो बौद्ध संगीत होती है कहाँ पर, तो वैशाली में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व के लगभग। तो उस समय उभरती है, ठीक है। और यही लोग क्या करे, तो स्थिरवादी कहलाए।
तो 82 क्या हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 83 नंबर प्रश्न कि राजपूत काल 650 से 1000 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए दिया है सामंतवाद का विकास, बी दिया है व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, सी दिया है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त, और डी दिया है विदेशी व्यापार में कमी। तो राजपूत काल के संदर्भ में कौन सा इसमें सही नहीं है। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन और समाप्ति 83 क्या हो जाएगा, 83 क्या हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, बाकी सब देखा जाए तो इसमें राजपूत काल के संदर्भ में सही दिया है सामंतवाद का विकास। उसके बाद से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का वृद्धि इनके समय में नहीं हुआ है। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन और समाप्ति, तो ये सही है। विदेश व्यापार में कमी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का क्या हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या है कि हिमालय की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह पाया जाता है। तो ये दिया बृहद हिमालय में, बी दिया मध्य हिमालय में, सी दिया बाह्य हिमालय में, डी दिया उपरोक्त सभी में। तो किस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह पाया जाता है, तो ये मध्य हिमालय में। ठीक है, मध्य हिमालय में। तो 84 का बी हो जाएगा। जिसे कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। एक और दर्रा दिया, एक और नदी दिया है। तो जोजिला ये क्या दिया है, तो जोजिला जो है कि ये गलत दिया हुआ है नदी, क्योंकि जोजिला का निर्माण कौन करता है, सिंधु नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो सिंधु नदी के द्वारा होता है। और सिपिले दर्रे का निर्माण किसके द्वारा, तो ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि सिपिले दर्रे का निर्माण किसके साथ होता है, तो ये सतलज नदी द्वारा होता है। ठीक है, और जयलेपला ये तीसरा ये सही दिया हुआ, तो केवल क्या हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पंजाब हिमालय दिया है, फिर उसके बाद से कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद से नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो पंजाब हिमालय की लंबाई जो है कि 320 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। कितना है, 560 किलोमीटर है। ठीक है, और कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, तो नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद से असम हिमालय की लंबाई कितनी है, तो असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो देखें तो सबसे पहले कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय इसकी लंबाई कितना, तो कुमायूं का 320। ठीक है, उसके बाद से कौन सा आएगा, तो पंजाब हिमालय आएगा। उसका पंजाब हिमालय कितना, तो 560। ठीक है, बढ़ते क्रम में देखना है। उसके बाद से असम हिमालय कितना है, तो 720। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, तो लास्ट में जो है कि लास्ट में कौन सा जाएगा, तो ये नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, 86 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी मैकाल पठार से नहीं निकलती है। तो ए दिया है नर्मदा, बी दिया है ताप्ती, सी दिया है सोन, और डी दिया है महानदी। तो कौन सा मैकाल पठार से नहीं निकलती, तो नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। बल्कि इसमें देखें तो इसमें ताप्ती जो है कि नहीं निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है, ताप्ती जो है कि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुल्तई नामक स्थान से ये निकलती है ताप्ती नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 87 का बी हो जाएगा। ये मैकाल पठार से नहीं निकलती है। अब 88 नंबर प्रश्न के अनाईमुड़ी चोटी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है। तो ये दिया है कार्डमम पहाड़ी, बी दिया है पालनी की पहाड़ी, सी दिया अन्नामलाई पहाड़ी, डी दिया है नागर कोयल पहाड़ी। तो देखें तो इसमें कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो नागर कोयल पहाड़ी इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी मड़ाई चोटी में कौन, तो कार्डमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, और अन्नामलाई क्या है, अन्नामलाई थोड़ा इसके बारे में जान ले। तो अन्नामलाई जो है कि पहाड़ी स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो अनाईमुड़ी अन्नामाली पहाड़ी पर है। ठीक है, और अन्नामलाई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य ए दिया तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, बी दिया तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, सी दिया तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रयोजन, और डी दिया सोवियत प्रयोगों की बाढ़। तो देखें तो नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या जो है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 89 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। ठीक है, वर्ष 2005 में हुई। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब होती है, 2005 में नहीं बल्कि 2004 में होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कार्यक्रम 1995 में आरंभ किया। तो ये बिल्कुल सही दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 90 का, केवल 2 इसमें सही है, तो 90 का बी हो जाएगा। ठीक है, 90 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानवीय
आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये दिया है सराय नाहर राय, बी दिया है महादान से, सी दिया है दमदमा से और डी दिया है चौपानी मांडू से। तो कहाँ से मिला है? तो ये सराय नाहर से मिला है। ठीक है, सराय नाहर से मिला है तो क्या हो जाएगा? 91 का ये हो जाएगा। और देखें तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन? तो सराय नाहर है, ठीक है, महादा है, दमदमा है, चौपानी मांडू है, जिसमें से सराय नाहर से क्या मिला है? तो सराय नाहर से मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का ये हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कि भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है कितना है? तो ये दिया है 5, बी दिया है 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 4। तो बता दें कि भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो ये 6 हैं। कौन कौन से? तो देखें तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रथम वर्ग के नगर कौन कौन से? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या, ठीक है। द्वितीय वर्ग में क्या आ जाएगा? 50,000 से 99,999। तृतीय वर्ग में कितना आ जाएगा? तृतीय वर्ग में जो है कि तृतीय वर्ग में 20,000 से 49,999। चतुर्थ वर्ग में कितना आ जाएंगे? 10,000 से 19,999। और पंचम वर्ग में क्या आ जाएंगे? पंचम वर्ग में 50,000 से लेकर के और 9,999 जनसंख्या आ जाएंगे, ठीक है। और जो छठा में कौन जाएंगे? छठा में 5,000 से कम जनसंख्या, छठा में 5,000 से कम जनसंख्या। तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है। तो 92 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो एक और अवधि दी, एक और चरण दिया है। तो 1901 से 1921 में क्या हुआ? तो इसमें मंद वृद्धि हुई, ठीक है, मंद वृद्धि हुई। और 1921 से 52 में क्या हुआ? तो इसमें अस्थायी वृद्धि हुई, ठीक है। 1951 से 81 में क्या हुआ? तो इसमें द्रुतगामी वृद्धि हुई। और 1981 द्वारा में क्या हुआ? तो कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 3, ए का 4, बी का 2 देख लेते हैं। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 93 का डी हो जाएगा, ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नागरिक केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? ए दिया जनसंख्या आकार, बी दिया जनसंख्या घनत्व, सी दिया भौतिक विस्तार, डी दिया व्यावसायिक संरचना। तो कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नागरिक केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया? तो ये भौतिक विस्तार, ठीक है। 94 क्या हो जाएगा? 94 का सी हो जाएगा। और कौन से नागरिक केंद्र घोषित करने के लिए कौन कौन शर्तें हैं? तो कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और पुरुष कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75%, ठीक है। और गैर कृषि व्यवसायों में कार्यरत हो और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनघनत्व हो, ठीक है। तो उसको क्या उसको अधिवास को नागरिक केंद्र में परिभाषित किया जाएगा। तो 94 क्या हो जाएगा? 94 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड, ए दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, बी दिया संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा, सी दिया अंकटार द्वारा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? तो ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न की अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? वे रहस्य का आयोजन करते थे जिससे वे कृष्णा की भूमिका निभाते थे। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। वे ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये भी सही है। गुलाबो सिताबो नामक कठपुतली शैली इन्हीं के जीवन पर आधारित। तो ये भी सही दिया है। इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। तो ये गलत दिया है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। देख लेते हैं। क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो है कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ? तो 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और नवाब वाजिद अली शाह को क्या कि जबरदस्त कर लखनऊ अवध में अवध से निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है कि ये 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। और इनके पुत्र कौन लिए थे? तो इनके पुत्र जो है कि विरजिस कादिर और बेगम हजरत महल ने भाग लिया था 1857 क्रांति में। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा? तो 96 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का देशांत गमन को फिलिप एफ हाउसर ने कहा है, क्या कहा है? तो ए दिया है पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन, बी दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी दिया है पॉपुलेशन डिस्प्लोजन, डी दिया है पॉपुलेशन इम्प्लोजन। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में लोगों का देशांत गमन के वो फिलिप एफ हाउसर ने क्या कहा है? तो ये पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है, ठीक है। और पॉपुलेशन टेक्नोप्लान ये क्या है? तो उपरोक्त सभी के लिए के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, उपरोक्त सभी के अध्ययन को कहा जाता है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को कहा जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या है? तो पॉपुलेशन डिस्प्लोजन शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्याती मिश्रण को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो ए दिया है गोरखपुर, बी दिया है शाहजहाँपुर, सी दिया है मुरादाबाद, डी दिया है बस्ती। तो कौन सा नगर निगम नहीं है? तो ये बस्ती नहीं है, ठीक है, बस्ती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे, ठीक है। और शाहजहाँपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया है,
बस्ती इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 98 क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र उनके नेतृत्वकर्ता के युग्मों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो बम्बई लोकमान्य तिलक, तो ये सही दिया है। दिल्ली सैयद हैदर रजा, तो क्या है, ये भी ये देखें तो ये सही दिया है। मद्रास में कौन है, तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी, तो मद्रास में कौन थे, तो ये चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक, चिदम्बरम पिल्लई। तो इस प्रकार गलत दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 99 का ये हो जाएगा, 99 का ये हो जाएगा, क्योंकि केवल एक और दो सही हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। ए दिया है लखनऊ में, बी दिया है प्रयागराज में, सी दिया है गाजियाबाद में, डी दिया है वाराणसी में। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है। तो 100 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। शाहजहाँ द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था, तो ये दिया है मुनीर को, बी दिया है कुत्सी को, सी दिया है काशी को, डी दिया है कलीम को। तो राजकवि को उपाधि किसको दिया गया, तो ये कलीम को, ठीक है। किसके द्वारा, शाहजहाँ द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के लिए राजकवि नियुक्त किया गया, तो किसको, तो कलीम को, ठीक है, कलीम को। अब आगे देख लेते हैं। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, आप लोग ये भी तैयार रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं 102 नंबर प्रश्न की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य था राजकोषीय लाभ हासिल करना, बी दिया राजस्व घाटा समाप्त करना, सी दिया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, डी दिया राजकोषीय घाटा समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा, किस अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो राजकोषीय घाटा समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा, 102 का डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है। तो इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाए, तो बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, तो ये भी सही दिया। तो इनमें से डी, इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें बिल्कुल सभी सत्य हैं, ठीक है। और वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन वर्ष 2003 में लागू हुआ था, अभी हम ये देखे ही हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 103 का डी हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो 103 का क्या होगा, 103 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि रंजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है। दूसरा दिया विटामिन ई को बंध्यारोधी कारक भी कहते हैं, तो देखिए तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें सही सत्य कथनों को देखना है। और क्या दिया है कि रंजकहीनता एक अनुवांशिक बीमारी है या रोग है, तो ये सही दिया हुआ है। हिंग फेरुला प्रजाति के पौधों के फल से प्राप्त किया जाए, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 104 का ये हो जाएगा, क्योंकि हिंग फेरुला प्रजाति पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, न कि फलों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 104 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द को ग्रहण किया गया है। ए दिया फ्रांस के संविधान से, बी दिया है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, सी दिया अमेरिका के संविधान से, डी दिया जापान के संविधान से। तो अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द को ग्रहण कहाँ से किया गया, तो ये कहाँ से किया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण तो हो गया, और विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता कहाँ से, तो ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 105 का सी हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग बारूद बनाने उर्वरक के रूप में होता है। तो क्या दिया है, ए दिया एल्यूमिनियम सल्फेट का, बी दिया पोटेशियम नाइट्रेट का, सी दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, डी दिया काफिर सल्फेट का। तो किस एक का प्रयोग बारूद बनाने के लिए उर्वरक के रूप में होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। तो 106 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि किसी कि राज्य विधानसभा गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये दिया है मिजोरम, बी दिया है सिक्किम, सी दिया है मणिपुर, डी दिया है तेलंगाना में। तो कहाँ पर, तो गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो ये सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। तो 107 क्या हो, 107 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 108 में प्रश्न की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की हर 5 बात समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये दिया है राष्ट्रपति द्वारा, बी दिया है राज्यपाल द्वारा, सी दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, डी दिया वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष द्वारा। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया, तो ये राज्यपाल द्वारा। 108 का क्या, 108 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न की लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो ये दिया प्राथमिक क्षेत्र में, बी दिया द्वितीय क्षेत्र में, सी दिया तृतीय क्षेत्र में, डी दिया ए और सी दोनों में। तो लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आते होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और देखें तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें, तो एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीय क्षेत्र है, एक तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। और लौह और इस्पात को किसमें, तो द्वितीय क्षेत्र में
क्षेत्र में ये आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 109 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न, पीएम गति शक्ति मिशन को एक गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन से एक नहीं है? ए दिया सड़क, बी दिया लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, सी दिया विमानपत्तनम और डी दिया उर्वरक। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये कौन से कारक नहीं है? तो विमानपत्तनम इसमें कारक नहीं है। तो 110 का 110 से क्या हो जाएगा? 110 से क्या हो जाएगा? 110 का डी हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? तो बाकी सब इसमें शामिल है, सड़क भी है, लॉजिस्टिक अवसंरचना है, विमानपत्तनम है, बल्कि उर्वरक इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें 7 कारक का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो पीएम गति शक्ति मिशन में तो ये कब जारी हुआ? तो ये केंद्रीय बजट में 2022-23 में प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के किसके द्वारा? तो ये 7 कारकों का उल्लेख है। किस कारकों का उल्लेख है? तो ये 7 कारकों का उल्लेख है। कितने हैं? तो इसमें सड़क है, ठीक है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तनम है, माल और परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। तो 110 का डी इसमें शामिल नहीं है। अब आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न की वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो ये दिया आर्थिक मामलों का विभाग, बी दिया राजस्व विभाग, सी दिया व्यय विभाग, डी दिया वित्तीय सेवा विभाग। तो किसमें? तो प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया तो आर्थिक मामलों के विभाग में। तो 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी पर दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ए दिया है अनैच्छिक बेरोजगारी, बी दिया प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी दिया घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी पर दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो 112 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 113 प्रश्न की भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में 18% है, जिसे क्या कहते हैं? तो ए दिया वैधानिक तरल कोषानुपात, बी दिया है संवैधानिक बैंक अनुपात, डी सी दिया है केंद्रीय तरल रिजर्व और डी दिया नैतिक प्रभाव। तो क्या कहते हैं इसको? तो जो वैधानिक तरल कोषानुपात कहा जाता है। ठीक है, 113 का ये हो जाएगा। ठीक है, और बता दें बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत किसके द्वारा? 24 के अंतर्गत भारत में कार्य करने वाले बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुल प्रतिशत तरल कोषों के रूप में तथा स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में कितना? तो ये 18% है। ठीक है, तो 113 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए और संस्थान को जिला दिया है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर? तो ये आपका हैदराबाद में है। तो ये का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? तो ये आपका मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान है कहाँ पर? झांसी में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान है कहाँ पर? तो आपका वाराणसी में है। तो ए का 3, बी का 4 देख लेते हैं। ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 114 का 114 क्या हो जाएगा? 114 का ए हो जाएगा। ठीक है, 114 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 115 प्रश्न की वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विद्वहन होता है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है, निम्न में से कौन सी अवधारणा परिभाषा है? तो ए दिया है आर्थिक समृद्धि, बी दिया है आर्थिक विकास, सी दिया है अल्प विकास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें? तो 115 क्या हो जाएगा? 115 का ए हो जाएगा। ठीक है, 115 का ए हो जाएगा। क्या कहते उसको? आर्थिक समृद्धि की अवधारणा जाना जाता है। तो 115 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 16 प्रश्न की, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की इकाई होगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये दिया है सरदार पटेल का, बी दिया महात्मा गांधी का, सी दिया सुभाष चंद्र बोस का, डी दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो किसका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो 116 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न की स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक की रचना किसने की थी? ये दिया महात्मा गांधी ने, बी दिया है महादेव देसाई ने, सी दिया है सरदार पटेल ने और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक की रचना किसने किया? तो ये महादेव देसाई ने। ठीक है, तो 117 का बी हो जाएगा। ठीक है, और कौन थे? तो ये गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। 117 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 118 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला के सातवाहन राजाओं के नाम मातृ प्रधान है लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, और सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। तो ये भी सही। 118 क्या हो? 118 का सी हो जाएगा। तो इसमें क्या देखना? असत्य देखना। तो दोनों कथन इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य कोई नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? तो ये दिया 1800
1986 ईस्वी में, बी दिया 1905 ईस्वी में, सी दिया 1903 ईस्वी में और डी दिया 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई। तो इसमें कहा गया तो ये जो है 1886 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, कहाँ पर थे, कोलकाता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और अध्यक्ष कौन थे, 1905 में कौन थे अध्यक्ष, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो किस पे बात की गई, तो स्वराज विषय पर पहली बार इस पर चर्चा की गई थी, ठीक है। और 1903 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर होते, मद्रास में हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये ललित मोहन घोष थे। और उसमें क्या बातें की गई, तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी कानून को वापस लेने की मांग की गई। और 1885 ईस्वी का जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है, तो ये बम्बई में होता है, ठीक है, बम्बई में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, ब्रह्मोष चंद्र बनर्जी रहते हैं। और भारतीय परिषद को, इसमें क्या इसकी बातें की जाती है, तो भारतीय परिषद को बंद करने और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में किए जाने की मांग इसमें की जाती है। तो 119 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या 120 में प्रश्न है कि एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ए दिया है सर विलियम जोन्स द्वारा, बी दिया है चार्ल्स ग्रंट द्वारा, सी दिया है जोनाथन डंकन द्वारा, डी दिया है चार्ल्स विलिकिंस द्वारा। तो एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ये सर विलियम जोन्स द्वारा। तो 120 का ये हो जाएगा, 120 का ये हो जाएगा। और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन करते हैं, तो ये सर विलियम जोन्स करते हैं, ठीक है। तो 114 का 120 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय के निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों में से किसका कार्यालय सबसे अधिक रहा है, कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। तो ए दिया है KN वांचू, बी दिया है SM सिकरी, सी दिया MM पुंछी और डी दिया YV चंद्रचूड़। तो देखें तो उच्चतम न्यायालय के निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, तो ये YV चंद्रचूड़ का। कितना रहा है, तो YV चंद्रचूड़ का कितना टाइम पीरियड रहा है, तो 22 फरवरी से 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक। और वांचू का टाइम पीरियड तो 12 अप्रैल 1968 से 24 फरवरी 1968 तक। और MS सिकरी कब तक रहते हैं, 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक। और पूंछी कब तक रहते हैं, तो पूंछी जो है कि 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 121 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 122 प्रश्न के निम्नलिखित में से किसको भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ए दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी दिया है भारत का राष्ट्रपति, सी दिया है भारत का महान्यायवादी, डी दिया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो किस को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता, तो भारत के महान्यायवादी को, ठीक है, भारत के महान्यायवादी को। क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें तो संसद को महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है। और इसके बाद देखें तो इसके पास कैग है, ठीक है, कैग को हटाने का अधिकार है। कैग मुख्य न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों अन्य न्यायाधीशों के विशेष बहुमत से क्या है, तो विशेष बहुमत से हटाने का अधिकार है। जबकि जो महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति के किसके, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना क्या करता है, पद को धारण करता है। अतः राष्ट्रपति उसे किसी भी समय क्या करता है, उसको हटा सकता है, न कि संसद जो है कि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 122 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये दिया है वर्ष 1952 में, बी दिया वर्ष 1954 में, सी दिया है वर्ष 1955, डी दिया है 1956 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो ये वर्ष 1955 किसके, तो BG खेर की अध्यक्षता में किया जाता है। किसके, तो BG खेर की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 354 में क्या है, तो आर्टिकल 354 में राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का ये उपबंध करता है। तो 123 का क्या हो जाएगा, 123 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विधायिका में सम्मिलित है, ठीक है, कौन से राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो कौन कौन इसमें सम्मिलित है देखना है। तो कौन कौन इसमें सम्मिलित है, तो क्या दिया है, राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल इसमें शामिल है, ठीक है। राज्य की विधायिका में राज्यपाल है, उसके बाद से विधानसभा है, उसके बाद से विधान परिषद है, विधान परिषद जहाँ भी इसका अस्तित्व हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 1 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 124 का सी हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति इसमें नहीं शामिल होगा। भारत के संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है। तो ये संसद में शामिल होता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 124 का सी हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 168 में उल्लेख है इसका, 168 में अनुच्छेद आर्टिकल 168 में उल्लेख है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य के विधायिका में सम्मिलित होंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 125 में प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से था। तो ये दिया आसफ अली, बी दिया जान मथाई, सी दिया CH बाबा और डी दिया II चुंदरीनगर। तो 22 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में कौन सा एक मुस्लिम सदस्य लीग से था, तो कौन थे, तो ये जो है कि II चुंदरीनगर थे, ठीक है। 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। और आसफ अली क्या थे, तो आसफ अली जो है कि रेल मंत्रालय से संबंधित थे। और जान मथाई कौन थे, जान मथाई जो है कि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। CH बाबा के पास क्या, तो बंदरगाह एवं खनन मंत्रालय इनके पास था।
तो 125 क्या होगा, 125 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अब यहाँ से देखिए करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2024 में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस सूची में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है, कौन सा है, तो इस स्थान भारत का स्थान चौथा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो ए दिया है BR गवई, बी दिया है, बी क्या दिया है, बी दिया है KT विश्वनाथन, सी दिया है प्रशांत मिश्रा, डी दिया है अरुण दामोदर। तो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नामित किए गए, तो BR गवई। 127 के 127 का ए हो जाएगा। ठीक है, 127 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 129 प्रश्न की जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, तो क्या थे, क्या दिया है, वो एक ख्याल गायक थे, ए दिया है, बी दिया है तबला वादक थे, सी दिया है बांसुरी वादक थे, डी दिया है, डी क्या दिया है, डी दिया है सितार वादक थे। तो ये क्या थे, तो ये जो है कि ये ख्याल गायक थे। ठीक है, ख्याल गायक थे। और इनका जन्म कहाँ पर, इनका जन्म जो है कि बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और एक ख्याल गायक था, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ पे देखें हम लोग, थोड़ा छूट गया क्या, देख लेते हैं। ऊपर है, हाँ ये है 128 प्रश्न। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में युवाओं के बीच काम करने सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। ए दिया तमिलनाडु, बी दिया कर्नाटक और सी दिया है केरल और डी दिया है महाराष्ट्र। तो देखें तो भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा राज्य कौन सा बनकर उभरा है, तो ये केरल उभरा है। ठीक है, केरल उभरा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 129 प्रश्न हम लोग देख ही लिए। 130 प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर था, तो ये कहाँ पर था, तो ये मथुरा जिले में था। ठीक है, कहाँ पर था, ठीक है, ये मथुरा में था। जिस प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 130 का क्या हो जाएगा, 130 का बी हो जाएगा। ठीक है, 130 का, सॉरी मैंने उल्टा सीधा पढ़ लिया क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि इसने, तो ये राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला था। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी इसमें सही है, तो 130 का बी हो जाएगा। ठीक है, 130 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 131 प्रश्न की जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया। यह क्या है, तो ए दिया है नेविगेशन सैटेलाइट, बी दिया स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान, सी दिया एंटी मिसाइल प्रणाली, डी दिया एंटी रेडार प्रणाली। तो क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, क्या है, तो ये जो है कि स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। तो 131 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 132 प्रश्न है कि जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ए दिया गोवा में, बी दिया उत्तर प्रदेश में, सी दिया तमिलनाडु में, डी दिया आंध्र प्रदेश में। तो 2024 में, जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाएगा आयोजित। इसका कब, तो 19 से 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है, छठा खेल। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 135 प्रश्न की जनवरी 2024 में निम्न में से किस एक देश ने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया। ए दिया है केन्या, बी दिया है कैमरून, सी दिया है घाना, डी दिया है माली। तो कौन सा एक देश जो है कि विश्व में का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है, तो एक कैमरून ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 137 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 134 प्रश्न की जनवरी 2024 में भारत और किस मध्य एशियाई देश के मध्य खंजर 11 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये ताजिकिस्तान, बी दिया है किर्गिस्तान, सी दिया उज्बेकिस्तान और डी दिया है तुर्कमेनिस्तान। तो खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो ये किर्गिस्तान के साथ हुआ है। तो 134 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 135 प्रश्न की जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किए गए हैं। तो कौन से शहर हैं, तो सूरत और इंदौर हैं। ठीक है, सूरत और इंदौर हैं। और इसमें सूची में तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 135 का ये हो जाएगा। 136वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ। ए दिया कर्नाटक में, बी दिया हिमाचल प्रदेश में, सी दिया है तमिलनाडु में, डी दिया है महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर ये छठे खेलो इंडियन यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये तमिलनाडु में। 136 का सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखा है तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है।
136 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, जनवरी 2024 में जी राम मोहन राव निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो किसमें हुए हैं? तो ये ए दिया सेबी के, बी दिया सीबीआई के, सी दिया फिक्की के, डी दिया नासकाम के। तो ये किसके निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो ये सेबी के, ठीक है। क्या हो जाएगा? 137 का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक रहेंगे? जनवरी 2025 में नियुक्त हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है, और ये किसका स्थान है? तो माधवी पूरी भुज का ये स्थान लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 138वां प्रश्न की जनवरी 2024 में ग्रेवियर अटल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ए दिया जर्मनी के, बी दिया स्पेन के, सी दिया है फ्रांस के और डी दिया इटली के। तो ये कौन है? तो ये देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री फ्रांस के बने हैं। कौन? तो ग्रेवियर अटल, ठीक है। 138 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 139वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिया नैरोबी में केन्या में, बी दिया कंपाला युगांडा में, सी दिया बाकू अजरबैजान, डी दिया सर्बिया बेलग्रेड में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर ये आयोजन हुआ है? तो इसका कहाँ पर आयोजन? तो ये कंपाला युगांडा में हुआ है। कंपाला की राजधानी क्या है? तो युगांडा है, ठीक है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो 139 का बी हो जाएगा। 140वां प्रश्न की जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश किस शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो ए दिया लखनऊ में, बी दिया वाराणसी में, सी दिया नोएडा में, डी दिया मेरठ में। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और इस पद पर कौन? तो ये, ठीक है, इस पद पर कौन थे? तो ये आप लोग ये कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके संदेश में हुआ है 140 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 141 प्रश्न जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ए दिया सेंथिल पांड्यान, बी दिया इंद्रमणि पांडे और सी दिया वीएस मलिक और डी दिया दीपक मिश्रा। तो कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो ये सेंथिल पांड्यान। तो 141 का ये हो जाएगा। और इंद्रमणि पांडे कौन? तो बिस्मटेक से संबंधित है, ठीक है। बिस्मटेक से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 142वां प्रश्न की जनवरी 2024 में OCL वालेंसिया नामक विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? तो ए दिया चीन द्वारा, बी दिया जर्मनी द्वारा, सी दिया USA द्वारा, डी दिया फ्रांस द्वारा। तो OCL वालेंसिया नामक विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? तो ये चीन के द्वारा, ठीक है। 142 का ये हो जाएगा, ठीक है। 142 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 143वां प्रश्न की जनवरी 2024 में निम्न में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो ए दिया चीन द्वारा, बी दिया उत्तर कोरिया द्वारा, सी दिया दक्षिण कोरिया द्वारा, डी दिया हांगकांग द्वारा। तो किसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाने में विधेयक पारित किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। 143 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। और यह विधेयक कब तक प्रभावित रहेगा? 2027 तक, ठीक है। 2027 तक प्रभावी होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 144वां प्रश्न जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो दिया बेंगलुरु में, बी दिया है देहरादून में, सी दिया है भोपाल में, डी दिया है मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन है कहाँ पर होते हैं? मुंबई में हुआ है। 144 का डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो डिकोडिंग, इसका मुख्य विषय क्या था? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है। इसका क्या था? तो इसका विषय था, मुख्य विषय या थीम था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 145वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ए दिया उड़ीसा में, बी दिया केरल में, सी दिया आंध्र प्रदेश में, डी दिया तमिलनाडु में। तो चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया, ठीक है। उड़ीसा में किया गया है। और चिल्का झील एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आप लोग भी तैयार रखिएगा, ठीक है। एशिया में चिल्का झील एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील है। 145 का ही हो जाएगा। 146वां प्रश्न की जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दिया है पंकज वाघेला को, बी दिया है दीपक अग्रवाल को, सी दिया रजत शर्मा को, डी दिया अनिल कुमार लोहाटी को। तो ट्राई का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया, तो ये इसको नियुक्त किया गया, तो अनिल कुमार लोहाटी को। 146 का डी हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका स्थान है? तो पीडी वाघेला का स्थान ये लिए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 147वां प्रश्न की जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स एलायंस का लॉन्च किया है? तो ए दिया डेनमार्क के साथ, बी दिया फ्रांस के साथ, सी दिया नॉर्वे के साथ, डी दिया आइसलैंड के साथ। तो ग्रीन फ्यूल्स एलायंस किसके साथ लॉन्च किया? तो डेनमार्क के साथ, ठीक है। डेनमार्क के साथ। और यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? तो स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। 148वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये दिया डेनियल मेवदेव ने, बी का दिया बी दिया है जैनिक सिनर ने, और सी दिया है सिमोन बोलेली ने, और डी दिया मैथ्यू एबडेन ने। तो किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल खिताब को जीता है? तो कौन जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने। किसने जीता? जैनिक सिनर ने। तो 148 का बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ के? तो ये इटली के हैं, ठीक है। ये इटली के हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? तो डेनियल मेवदेव को हराया है, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 149वां प्रश्न की जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की? ये दिया है महाराष्ट्र में, ठीक है, बी दिया है तमिलनाडु में, सी दिया केरल में, डी दिया राजस्थान में। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, 49 का ए हो जाएगा, ठीक है, 49 का ए हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर? तो अतपाड़ी संरक्षण रिजर्व की स्थापना करेगा, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांगली जिले में ये की जाएगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 150वां प्रश्न जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन 2 हस्तियों को पाला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 में प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ए दिया डॉक्टर रीति करधल श्रीवास्तव एवं नवीन तिवारी को, बी दिया है, बी क्या दिया, बी संजय सिंह एवं राकेश यादव को, सी दिया सीमा दुबे और प्रवेश अस्थाना को, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो किन हस्तियों को हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो इसको किया गया है तो ये डॉक्टर रीति करधल और श्रीवास्तव नवीन तिवारी को, ठीक है। और किस लिए इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है? तो ये मंगल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, ठीक है। और ये जो नवीन तिवारी हैं इनको जो है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न इनको दिया गया है, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो ये टेस्ट नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। और फिर मिलते हैं हम जब टेस्ट नंबर 10 को लेकर के। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी जुड़ सकें उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।